Hello students. So from now we will try to do some question on regular basis. Like हम 5-6 क्वेश्चन डेली करेंगे ताकि हमारे पास क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंक्रीज हो पाए डे बाय डे. तो हम आज पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके लिए. और मैं सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक का. और मैं कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन उठाऊंगा जिसका एक बार किया होना ज़रूरी है. ओके अगर ऐसे क्वेश्चन आप एक बार भी कर लेते हो तो और इसकी वैल्यूज़ डायरेक्ट याद रख लेते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए तो एग्जाम में बहुत हेल्प होगी. अगर नीट 2025 का भी क्वेश्चन पेपर देखा जाए तो इसको कहते हैं कि ये हार्ड साइड पे शिफ्ट हुआ है. लेकिन अगर आप इस बात को मेरी मानो कि भाई ये पेपर बिल्कुल वैसा था कि जैसे आपके पास पहले ही प्री रिक्वेस्ट बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए थी. ओके तो अगर ये सब नॉलेज हमारे पास पहले होती तो हम सिंपली क्वेश्चन के डायरेक्ट वैल्यूज अक्सर याद होते तो हम बहुत जल्दी ये पेपर कर सकते थे. हाँ लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि क्वेश्चन का लेवल तो फिर भी टफ साइड ही था. ओके तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि ये रहा, जिसमें क्या कह रहा है. टू स्फेरिकल कंडक्टर बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियाई एंड कैरिंग इक्वल चार्ज इन देम रिपेल ईच अदर विद द फोर्स एफ when kept apart at some distance. A third spherical conductor having same radius as that of B but uncharged brought in contact with B, then brought in contact with C and finally removed away from both. The new force of repulsion between B and C. तो देखो यहाँ पे जो बेसिकली बात है कि हमारे पास 3 स्फेयर की बात की जा रही है. इफ आई टेक 3 स्फेयर्स हेयर, लाइक सपोज दिस इज माई फर्स्ट स्फेयर, दिस इज माई सेकेंड स्फेयर. Oh, this is not actually a sphere. Let's create a sphere. So this is my second sphere, and the last one is third sphere. Initially both these are B and C. This is B and C, and the last one will be A. The thing is given here that all have same actually both B and C have same charge एंड रेडियस ऑफ ऑल द स्फेयर्स आर सेम. रेडियस बराबर देने का मतलब क्या है इनका कि इन्होंने रेडियस सेम क्यों दिया है हर जगह पे. तो इनका एक खास यहाँ से एक चीज़ अनलॉक होती है कि अगर रेडियस सेम है तो मतलब कि जब भी इन दोनों को टच किया जाएगा तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ये डिपेंड होता है पोटेंशियल पे. लेकिन ये सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक से है तो ये अभी मुझे पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से. मैं एग्जाम में ऐसे पता कर लूँगा कि अगर रेडियस सेम है तो इसका मतलब क्या है कि ये सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक से है और चार्ज जब भी टच किया जाएगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे. सो राइट नाउ दे हैव, लेट सपोज दे हैव चार्ज Q एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स आर राइट नाउ इज R एंड A इज अनचार्ज. एंड अब इन दोनों को टच किया जाएगा. तो पहले मैं किसको टच कर रहा हूँ, पहले मैं टच कर रहा हूँ B को C के साथ. सो लेट्स टेक B एंड मैं इसके साथ C को टच कर रहा हूँ. सो दिस इज C. ओके तो मैं B और C को टच कर रहा हूँ, सॉरी B एंड A को. B और C तो पहले हमारे पास अलग है, B और C को टच नहीं किया, B एंड A को टच कर रहा हूँ. तो B पे चार्ज कितना है Q, A पे चार्ज कितना है 0. सो अब ये जब दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि A एकदम आइडेंटिकल शेप के है. ओके तो आइडेंटिकल शेप होने की वजह से B पे भी चार्ज कितना जाएगा, हमारे पास B पे चार्ज जाएगा इस दोनों का एडिशन का हाफ. इट मीन्स B विल गेट चार्ज Q/2 and A will also get charge Q/2. So if we draw the sphere A and have charge Q/2 here. Okay now let's as it said that A is now touched with C. अब A को टच कर रहा हूँ मैं C से, तो C के पास चार्ज कितना था भाई मेरे पास. सो अगर मैं C की बात करता हूँ तो C पे चार्ज है Q and A have charge, let's A have charge how much, A have charge Q/2. नाउ अगर मैं इन दोनों को सम करूंगा सो वी विल गेट 3Q/2. इनको ऐड करने पे कितना आएगा 3Q/2. अब ये दोनों हाफ हाफ करके इक्वली बांट लेंगे तो हमारे पास C पे जो फाइनल चार्ज आ जाएगा, सो फाइनल चार्ज C पे आ जाएगा वो कितना होगा भाई. सो C विल गेट चार्ज 3Q/4, हाफ ऑफ द 3Q/2 एंड A विल ऑल्सो गेट चार्ज 3Q/4. ओके ये इतना चार्ज दोनों को मिल गया. अब क्या बोला जा रहा है कि अब B और C को वापस से सेम डिस्टेंस पे रखा गया जैसे वो पहले थे. तो पहले ये R डिस्टेंस पे थे और इनके बीच का फोर्स कितना था KQ²/R². अब चार्ज चेंज हो गया तो फोर्स चेंज हो गया, तो नए फोर्स के बारे में बताना है कितना होगा. तो मैं वापस से इनके लिए एक जगह बना लेते हैं और जहाँ पे क्या होगा भाई हमारे पास कि इन दोनों के जो फोर्सेस है हमारे पास, जैसे ये Q/2 है B एंड द सेकेंड स्फीयर वाज 3Q/4. अगर मैं इन दोनों के डिस्टेंस को वापस R रख के अब नए फोर्स को मैं बोलता हूँ F इज इक्वल टू K Q1 Q2, F डैश एक्चुअली इज डिफरेंट फोर्स, K Q1 दैट इज Q/2 एंड द न्यू Q2 इज 3Q/4 अपॉन R². तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी F डैश की
that will comes to 3/8 kq square by r square, and kq square by r square ये हमारे ऊपर से पता है कि that is equal to f. So this, from this question we can say that f dash is equal to 3f/8. So that will be our answer. तो देखा हमारे पास यहाँ पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ पे आइडेंटिकल शेप का बात याद रखना, यहाँ पे आइडेंटिकल शेप की वजह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ, हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो ये जरूरी नहीं है, इसका हम मोर इस पे क्वेश्चन हम देखेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक के आगे हम बढ़ेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ रहे होंगे, ओके, तो उस वक्त और ज़्यादा हम इसके बारे में देखेंगे. सो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, इसमें क्या कह रहा है कि इफ GE एंड GM आर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड द मून रिस्पेक्टिवली, इफ मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कुड बी परफॉर्म्ड ऑन द टू सर्फेसेस, वन विल फाइंड द रेशियो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन द मून अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन द अर्थ टू बी. तो हमें क्या बताना है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो मून पे कितना होगा और जो अर्थ पे है वो कितना होगा अगर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया जाए. तो देखो ऑयल ड्रॉप, पहली बात ये क्वेश्चन लिया किस लिए मैंने, ये इसलिए लिया कि आपको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जाए कि मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था. तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है कि मान लो कि एक ऑयल ड्रॉप है, तो इस पर हमारे पास का मास m है, तो राइट नाउ अगर मैं इसको अर्थ पे रखूंगा तो अर्थ पे ये क्या होगा, स्पेस में इस पर mg फोर्स लगेगा, अर्थ के स्पेस में ये mg फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और इसको मुझे रोकना है. तो रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स की मदद से मैं इसको रोकूंगा. तो इलेक्ट्रिक फोर्स में आपको पता है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड द नेगेटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. तो मैं यहाँ पे इसको अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू QE. तो ये Q इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा और E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये mg को बैलेंस कर देगा. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो Q इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवेरिएंट, ये चेंज नहीं होता कहीं भी, चाहे किसी भी स्पीड से जाओ, कहीं भी यूनिवर्स में चले जाओ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. ये स्पीड से भी फर्क नहीं पड़ता. जैसे कि अगर तुम हाई स्पीड से मूव करो तो तुम्हारा मास चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन फार्मूला. तो हमारे पास मास वेरी करने लगता है, उस पर ज़्यादा डीप नहीं जाते हम, लेकिन इतना याद रखना कि मास जो है वो चेंज करता है स्पीड के साथ, बस हमारे पास चार्ज चेंज नहीं होता और चार्ज पूरी यूनिवर्स में एक जगह वैल्यू होती है. ठीक है, अगर किसी चीज़ में, अगर अर्थ पे और मैं मून पे बात करूं तो किसी चीज़ में फ़र्क आएगा तो वो कैपिटल ई में फ़र्क आ सकता है, किस में फ़र्क नहीं आएगा, फ़र्क स्मॉल क्यू में नहीं आएगा. तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन मून की बात की जाए और अपॉन में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन अर्थ की बात की जाए, इसकी वैल्यू जो होगी वो एकदम सेम ही होगी और रेशियो कम्स टू बी 1. लेकिन बस यहाँ पे आपको ये बात याद रखना, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो इक्वेशन बनती है वो बनती है mg इज इक्वल टू QE. Q इज द चार्ज ऑफ दैट ड्रॉप एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें उसको रोका जा रहा है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नजरिए से. ओके, तो इसको भी आप याद रख सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है. और अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखो तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि टू आइडेंटिकल स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद ईच अदर. तो हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि दो स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग के एंड पे हमने चार्ज बॉल्स लगाए हुए हैं और वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और जिसकी वजह से एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है. When suspended in liquid, और उसको मैंने अगर एक लिक्विड में डाल दिया जिसकी डेंसिटी क्या है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द एंगल रिमेन्स द सेम, जो एंगल है वो अभी भी सेम रहता है. इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज 16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एक्चुअली इट इज 1.6, इसको करेक्ट कर लेते हैं 1.6, ये हमें याद रखेंगे कि सिग्मा इज राइट नाउ इज 1.6. क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, अब हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड बतानी है. तो इसके लिए हम तो कोशिश करेंगे कि अगर मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करूं तो हमारे पास अप्रोच क्या होगा, एक अप्रोच तो होगा जब एयर में एंगल बन रहा है, दूसरा अप्रोच वो होगा जब लिक्विड के अंदर एंगल बन रहा है. तो अगर मैं दोनों के केस लेता हूं, लाइक सपोज इन एयर एंड लाइक इन एयर एंड इन मीडियम. ओके, तो ये चीज़ हमारे पास. तो एयर में अगर आप चेक करो तो हमारे पास क्या होगा कि अगर ये हमारे पास दो स्फीयर है जिनके बीच में एक एंगल बन रहा है दैट इज एक्चुअली 30 डिग्री, यहाँ पे हमें दे रखा है कि दिस एंगल इज 30 डिग्री. तो मैं 30 डिग्री ले रहा हूँ, लेकिन वर्टिकल के साथ जो एंगल है इसको राइट नाउ आई एम टेकिंग एज थीटा. ये थीटा अलग अलग हो सकता है, थीटा जो है वो 15 डिग्री है, दोनों केस में 15 डिग्री ही रहेगा. तो अभी एयर में इस चार्ज पार्टिकल पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो एक फोर्स तो हमारे पास Fe लग रहा है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है हमारे पास जो इसको रिपेल कर रहा है. एक नीचे की तरफ लग रहा है दैट इज mg, और ये फोर्स लग रहा है एयर के अंदर. लेकिन यही बात अगर मैं मीडियम के अंदर करता हूँ तो मीडियम में अगर मैं इसी फोर्स की बात करता हूँ तो मीडियम में जब हम चले जाते हैं तो मीडियम में एक एक्स्ट्रा फोर्स आता है हमारे पास, और क्योंकि ये एक विस्कस मीडियम है हमारे पास, बोला जा रहा है कि लिक्विड में हमने डाला है तो लिक्विड में एक बॉयंसी का फोर्स लगता है, वो भी इसको ऊपर लगने लगेगा, दैट इज V ρg. ओके, और नीचे की तरफ mg तो लग ही रहा है
और साथ ही साथ एक नया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, दैट विल बी एफ ई डैश और एक्चुअली एफ इन मीडियम। और ये डिस्टेंस अभी जितनी है आर है, यहाँ पे भी आ रही थी, बिकॉज क्योंकि हमने एंगल चेंज नहीं किया तो ये भी चेंज नहीं होगी। ओके, तो अब दोनों जगह हम थीटा लिखने की कोशिश करेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर अभी आपने वेक्टर का लेक्चर देख लिया होगा तो आपको पता होगा कि भाई यहाँ से हम अगर रिजल्टेंट लेंगे तो ये एंगल वही बनेगा जो यहाँ पे एंगल है, तो दिस विल बी ऑलवेज थीटा, ऑल्सो थीटा। सो tan थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ई अपॉन एम जी, ये हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी अगर मैं tan थीटा लिखता हूँ तो tan थीटा यहाँ पे क्या होगा, ये दो वेक्टर अपोजिट में तो माइनस हो जाएगा, लेकिन एंगल अगर सेम बनना है तो एंगल विल बी क्रिएटेड ऑन दिस साइड और यहीं पे थीटा बनेगा। तो इस बार कितना हो जाएगा, इस बार हो जाएगा परपेंडिकुलर इज एफ ई डैश एक्चुअली एंड इट इज एम जी माइनस वी रो जी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों साइड का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को राइट हैंड साइड को भी इक्वल करके अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो ये लिखा जाएगा एफ ई जो कि एफ एयर है, एक्चुअली मैं इसको एफ एयर लिखूंगा, और अपॉन में एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड साइड पे हमारे पास हो जाएगा एफ इन मीडियम अपॉन एम जी माइनस वी रो जी। अच्छा, क्वेश्चन में हमसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा। अगर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आइडिया ना हो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज सेम एज द रिलेटिव परमिटिविटी। जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं एफ एयर अपॉन एफ मीडियम लिख देता हूँ, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम, सो यू नो दिस इज एक्चुअली एप्सिलॉन आर, यही होता है एप्सिलॉन आर, और जिसको इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जा रहा है। तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, एम जी अपॉन में एम जी माइनस वी रो जी। सो दिस विल बी माई एप्सिलॉन आर। लेकिन इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये करूँगा कि जो भाई हमारे पास एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर, इसको मैं एम जी को मैं ब्रेक डाउन करूँगा और इसको लिखूँगा वॉल्यूम इंटू सिग्मा इंटू जी, और हमारे पास एम जी को यहाँ पे भी लिख दूँगा वॉल्यूम इंटू सिग्मा इंटू जी, एंड यहाँ पे आ जाएगा वी रो जी। सो अगर मैं वी जी ऊपर और नीचे से कॉमन लेके काट दूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, ये बचेगा। तो अब साइलेंट आर का फॉर्मूला हम याद रखेंगे हमेशा के लिए, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, दिस विल बी माई एप्सिलॉन। तो ये अब हमेशा के लिए हमें याद रख लेना है कि कभी भी इस टाइप का सवाल आएगा ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हमारे बहुत से पूरे का पूरा टाइम बचा लेंगे हम इसमें, जो बाकी बच्चे क्या कर रहे होंगे, टाइम स्पेंड कर रहे होंगे इसको सॉल्व करने के लिए, एंड वी विल डायरेक्टली रिमेंबर आवर फॉर्मूला दैट इज सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। सो एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, जो हमारा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन में आएगा सिग्मा था हमारे पास 1.6 एंड द रो वाज 0.8, सो 1.6 minus 0.8, so it will be 1.6 upon 0.8 that will leads to epsilon r is equal to 2। ओके, तो ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 आ जाएगा। ओके, तो ये भी एक हमारे जनरल टाइप का क्वेश्चन है जिसकी आप वैल्यू मैं चाहूंगा कि भाई आप इसको डायरेक्टली याद रखो, बहुत फायदा होगा। ओके, अब भाई ये क्वेश्चन देखो, ये आज का मतलब मैं बोलता हूँ कि इस बार अगर नीट 2026 में अगर इनको पेपर टफ बनाना हुआ तो ये क्वेश्चन वो जरूर डालेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत दिन से देखा नहीं गया है किसी भी एंट्रेंस में। तो मेरे को चांस है कि जैसे पिछले साल उन्होंने काइनेमेटिक्स से एक जनरल टाइप का क्वेश्चन उठाया था, वैसे इस साल यहाँ से उठाएंगे, और ये काइनेमेटिक्स को और एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक को दोनों को मिक्स करता है। जैसे पिछला वाला सवाल किसको मिक्स कर रहा था, फ्लूइड को और हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक को, वैसे ये सवाल काइनेमेटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक को लिंक करता है। तो जरा क्वेश्चन देखते हैं हम। Two identical charge sphere suspended from a common point by a two massless string of length L are initially distance D. I have initially distance is D actually, and D is much greater than L apart because their mutual repulsion. The charge begins to leak from both of the sphere at a constant rate. As a result, the charges approach each other with velocity v, the function of distance x between them. एक्चुअली मतलब वेलोसिटी को एज अ फंक्शन मुझे x बताना है कि कितना होगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, तो पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा ना डीप जाके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा हूँ। मैं तो बोलूँगा आप इसको फाइनल आंसर याद रख लें, बहुत काम का होगा ये आपके लिए। ओके, तो इसमें कह रहा है कि भाई आपके पास दो स्फीयर हैं जिनको मैंने ऐसे हैंग कर रखा है। ओके, ये हैंग कर रखा है। अब यहाँ पे जो आपको मैंने पिछले भी क्वेश्चन में दिखाया था कि भाई जब ये हैंग होता है तो इनके बीच में एक एंगल बनता है। तो मान लो ये एंगल जो है मेरे पास थीटा है। ओके, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि राइट नाउ इट्स डिस्टेंस इज डी, इनिशियली इसका डिस्टेंस डी है और ये एल है, और बोला जा रहा है डी बहुत छोटा है एल के कंपैरिजन में, ये बोला जा रहा है। और दोनों पे इनिशियल चार्ज सपोज कर लो क्यू है, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे इनके चार्ज ना लीक कर रहे हैं दोनों जगह से। तो राइट नाउ अगर इनके बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्यों है, इनके चार्ज की वजह से। अगर चार्ज ही कम होगा तो ये फोर्स धीरे धीरे कम हो जाएगा और ये एक दूसरे के पास आने लगेंगे। तो अगर ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं
तो उस वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन होगा ये हमें बताना है। तो भाई इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा और बहुत अच्छी इक्वेशन बनेगी इससे, ये देखना है। लेकिन आपको सिर्फ फाइनल आंसर याद रखना होगा, एक प्रोसेस देख लो कि कैसे ये सॉल्व हुआ है, एक बार कर लो बस, उसके बाद आंसर याद रख लेना। ओके, तो हमारे पास अगर वापस से मैं वही जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम व्हाट वी डू ट्राई टू क्रिएट द इक्वेशन फॉर एंगल। ओके, तो हम एंगल के लिए एक इक्वेशन बनाते हैं। तो मैं एक जनरल जगह पे x की जगह पे लेके जाता हूँ। मान लो अभी d है, ये धीरे धीरे चेंज होते होते x हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करके यहाँ पे x ले लेता हूँ कि किसी एक स्टेज पे ये d से क्या हो गया होगा, x हो गया होगा। ओके, ये अब x हो गया। तो अब इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा। नीचे की तरफ क्या लगेगा, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा। तो tan थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपको पता है Phi/mg। तो मैं अभी थीटा लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू लिखूंगा मैं, tan थीटा इज इक्वल टू Fe/mg। और f की वैल्यू आपको पता है, दैट इज k q1 q2, एक्चुअली दोनों में सेम चार्जेस हो, k q स्क्वायर अपॉन दैट डिस्टेंस इज x स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे mg आ जाएगा। और tan थीटा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि tan थीटा की वैल्यू आप कितनी डालोगे। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। सो बट आपको बेस की वैल्यू ना नहीं डालनी यहाँ पे। जब यहाँ पे d बहुत छोटा बोला जा रहा है, तो मतलब ये थीटा भी बहुत छोटा है। फॉर स्मॉल एंगल, ये बात हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखना है। फॉर स्मॉल एंगल थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये सब बराबर होते हैं। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर, दिस इज x/2 एंड हाइपोटेन्यूस इज l। तो मैं लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू x/2l। तो और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि tan थीटा और साइन थीटा बराबर होंगे, सो मैं एक इक्वेशन ये लिख सकता हूँ क्या, कि k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर mg इज इक्वल टू x/2l। ये लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि जैसा मैंने बता दिया कि भाई दोनों इक्वल है स्मॉल एंगल के लिए, और इसी के लिए वो स्पेशली बोला जा रहा है d इज मच लेस देन l। अगर ऐसा है तो मैं इसी सवाल को x³ के लिए लिख लेता हूँ। तो x³ ये अगर x स्क्वायर वहाँ पे चला गया, x³ mg इज इक्वल टू 2l k q स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। और यहाँ पे x³ की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास आ जाएगा 2l k q स्क्वायर अपॉन mg। अब इसमें देखो, इसमें वेरिएबल क्या क्या चीज़ है, इस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल है हमारे पास x, जो कि धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और q, क्योंकि वो धीरे धीरे लीक हो रहा है। बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है। तो अगर ये दोनों चेंज हो रहा है, तो मुझे पता है कि अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। और मुझे साथ ही साथ एक और चीज़ क्वेश्चन में दी गई है कि रेट ऑफ लीकिंग ऑफ चार्ज इज कॉन्स्टेंट। तो मतलब मैं दोनों साइड टाइम ला सकता हूँ। तो मतलब अगर मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये कितना होगा, 3x स्क्वायर dx/dt, ये हो जाएगा भाई यहाँ पे, क्योंकि x³ का 3x स्क्वायर एंड टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dx/dt। नाउ द कांस्टेंट टर्म आर 2lk, दीज आर कांस्टेंट, mg इज आल्सो कांस्टेंट एंड द डेरिवेटिव ऑफ 2q स्क्वायर विल बी 2q dq/dt। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास अब वेलोसिटी आती हुई दिख रही है, dx/dt वेलोसिटी बन जाएगी 3x स्क्वायर v इज इक्वल टू 2lk और एक्चुअली 4lk, क्योंकि यहाँ पे 2a की तरफ था, 4lk अपॉन mg इंटू q इंटू dq/dt। अब आपको ये लग रहा होगा कि v x स्क्वायर v है, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक और वेरिएबल है, मुझे उसको भी हटाना पड़ेगा। दैट वेरिएबल इज q, q भी वेरिएबल है, तो इस इक्वेशन को मैं अभी प्रोपोर्शनल के साइन में नहीं लिख सकता, मुझे सारे क्वांटिटी को कांस्टेंट बनाना होगा। तो मैं यूज़ करूँगा इस इक्वेशन को, और यहाँ से q स्क्वायर की वैल्यू q की वैल्यू निकाल के लाऊंगा और बाद में पुट करूँगा। तो जैसे मेरे पास इक्वेशन क्या था, इक्वेशन है x³ mg इज इक्वल टू, एक्चुअली क्या है, 2lk q स्क्वायर। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 2lk और q इस साइड आएगा और रूट इस साइड आ जाएगा। ओके, सो ये हमारे पास q की वैल्यू है, जो कि मैं अपने प्रीवियस इक्वेशन में डाल दूंगा। और मैं प्रीवियस इक्वेशन क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि 3x स्क्वायर v इज इक्वल टू 4lkl अपॉन mg एंड q की जगह मैं ये डाल दूंगा। तो q की जगह डलेगा क्या भाई हमारे पास, x³ mg अपॉन 2lk और इसका हाफ पावर एंड आफ्टर दैट dq/dt। ये चीज़ आ गया मेरे पास। अब देखो x दोनों साइड है, मैं x को मतलब कि x का एक जैसा इक्वेशन बनाना चाहता हूँ। तो 3x स्क्वायर v
4KL। अब मैं 4KL को भी अंदर रख के अगर मैं भेज दूँ अगर अंदर, तो दिस विल बिकम एक्चुअली 16, ये अंदर जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 16K² L² एंड इट विल बी x³ mg अपॉन m² g² इंटू 4LK। ओके, तो मैंने जो ये टर्म थे इन टर्म को भी मैंने क्या किया, अंदर भेज दिया स्क्वायर करके, और दिस विल लीड्स टू पावर हाफ एंड dq/dt इज कांस्टेंट, इट विल रिमेन एज इट इज। ओके, नाउ लेट्स सी, अगर मैं तुम्हें इस 16 को थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूँ, 16, this 4 will cancel this 4, okay, this k will cancel this k, this l will cancel this l, this m will cancel this m, okay, this g will cancel this g, okay. So now we will have 3x² v, and in bracket we will have the constant term is 4k l upon mg into this to a half as well as x to the power 3/2 and dq/dt. So this all of the terms are now constant. Now we just have to create the x power in unity. इसको हम एक जगह लेके आते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, right now it is 3/2, it means 1.5 and it is 2, that is 2 actually. So 2 minus 1.5 is 0.5, तो हमारे पास half बचेगा, वो भी इस side. So 3x to the power half into v is equal to this whole as constant, that is 4kl upon mg into half and dq/dt. ओके, और यहाँ पे मैं सिंपली इसको अगर लिख दूँ कि बाकी सारी इस 3 को भी मैं इस साइड ही भेज देता हूँ, लो भाई 3 भी यहाँ ही आ गया, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई उस इक्वेशन में सिर्फ v और x है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है. नाउ x हाफ एंड v इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो वी कैन से दैट v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर हाफ. और ये बात याद रख लो भाई, इस वाले क्वेश्चन में v जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट x होता है. तो भाई आज के क्लास से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन समझने का मौका मिला होगा, और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस आप एक बार कर लो और इनके डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो, ठीक है. ये आप देखोगे कि बार बार टेस्ट में भी ये क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे. तो भाई ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट आगे आने वाले के लिए. हमारे पास जो नीट 2026 में होने वाला है या आगे जब भी आप देख रहे हो इस लेक्चर को, ओके. सो भाई नीट हमारे पास हमेशा से यही रहा है कि भाई आपके लिए 600 एक सेफ स्कोर हो, बट ये पिछले साल हमारे पास जो 720 आ रहा है दैट वाज सो अनयूजुअल, वो हमारे पास अनयूजुअल हो रहा था. बट राइट नाउ वी आर बैक ऑन ट्रैक, जहाँ पे हमारे पास 600 नंबर पे एक सेफ स्कोर माना जाता था. ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.